Today's lecture is about discussion is about circular motion. Question number 1 है an aircraft in a display team makes a turn in a horizontal circle of radius r. आपको radius दे दिया गया है and it is traveling at a speed of 100 meter per second. Linear speed ये आपको दे दी गई है. This is linear speed meter per second में. We need to calculate the centripetal acceleration of the aircraft. So centripetal acceleration is given by a is equal to v square over r. We will simply put the values 100 multiplied by 100. ये हमने v square लिख दिया, नीचे हमने radius लिख दिया. इसको simplify करेंगे तो we get 100 divided by 5 and further simplification पर हम इसको लिख सकते हैं 20 meter per square second. So A is the correct answer. Question number 2 है the mass of the pilot in the aircraft is 80. ये आपको mass दे दिया गया है पायलट का. तो आपने क्या कैलकुलेट करना है? यू नीड टू कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पायलट इफ द एयरक्राफ्ट टर्न्स अ सर्कल ऑफ रेडियस दे दिया गया है 500 मीटर. स्पीड दे दी गई है v. ये वही ऊपर वाले क्वेश्चन की स्पीड्स और रेडियाई हैं, बस यहाँ पर आपको ये मास एक एडिशनल चीज दे दी गई है जिसकी वजह से अब आप क्या कैलकुलेट करेंगे? यू नीड टू कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो कुछ नहीं करना, सिंपली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट करना है एंड यू विल गेट द आंसर. हम कर भी लेते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद सॉल्व हो जाए. 80 मल्टीप्लाइड बाय 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 500, राइट. इस सारे को हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, इसकी जगह पर हम 20 लिख सकते हैं. तो क्या आ जाएगा ये 1600 न्यूटन. दिस इज द आंसर. 1600 न्यूटन की सेंट्रीपिटल फोर्स इस पायलट के ऊपर एक्ट कर रही है. क्वेश्चन नंबर 3 है इन अ मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम the electron moves around the nucleus in a circular orbit of radius this. speed of electron ये आपको linear speed v दे दी गई है, ये आपको radius दे दिया गया है. you need to calculate centripetal acceleration. तो similar to the first two questions आपने simply कुछ नहीं करना, a is equal to v square over r वाले फॉर्मूले में पुट करना है and you will get a as the correct option. ये इस तरह नहीं सोचना कि मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आ गया तो चैप्टर तो सर्कुलर मोशन का है, इसमें हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन किधर से आ गया. आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर मोशन को ही यहाँ पर डील करना है. बाकी सिर्फ स्टेटमेंट में अगर हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आ गया तो डज नॉट मैटर, ये स्टिल सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 4 है अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स द अर्थ 200 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस. अब देखें जमीन को अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल के तौर पर रिप्रेजेंट कर दूं तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ये जो डिस्टेंस है दिस इज 6400 किलोमीटर्स. आपको जो डिस्टेंस दिया गया है वो दिया गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ अप टू अनदर पॉइंट. तो ये अगेन 200 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है. तो अब अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस ऑफ अर्थ का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, कुछ भी, आपको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अकाउंट फॉर करना है. सो यू विल ऑलवेज पुट 6600 किलोमीटर टोटल इनका सम, जो भी फार्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे. तो रेडियस ऑफ अर्थ भी आपको इसलिए उन्होंने दे दिया है. एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इज 9.8 होना चाहिए, यहाँ पर 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. आपने स्पीड ऑफ सैटेलाइट यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, राइट. तो अगेन कुछ भी नहीं करना, सिंपली a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर वाले फॉर्मूले में ही आपने इसको पुट करना है. ये v यहाँ पर आप इसमें कैलकुलेट करेंगे, आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे दी गई है और ये r दे दिया गया है. अब प्रॉब्लम यह है कि ये फार्मूला हर जगह काम नहीं करता. सैटेलाइट के केस में आप जो फार्मूला यूज करते हैं वो यूज करते हैं आप. इस केस में ये ऑर्बिटल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला फार्मूला आप यहाँ पर प्रेफरेबली पुट करेंगे. इससे शायद जवाब आ जाए, लेकिन टू बी श्योर यू नीड टू पुट दिस फार्मूला विच इज, यू कैन ऑल्सो यूज दिस फार्मूला gm ओवर r प्लस r. यहाँ पर ये जो r है ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये जो r है ये हाइट है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. यानी कि ये r जो है ये 200 है और ये कैपिटल R जो है ये 6400 है किलोमीटर्स में, या आप इसकी जगह टोटल 6600 पुट कर दें और इस पूरे का स्क्वायर रूट होता है. सो यू विल यूज दिस फार्मूला प्रेफरेबली फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट एंड यू विल गेट A एज द करेक्ट ऑप्शन, राइट. ये वाला फार्मूला हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये वाली जो वैल्यू है ना 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, अगर आप ये ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे तो आप ये इस एक्सेलरेशन की जगह यही g पुट करेंगे, राइट, क्योंकि सैटेलाइट की बात है. तो आप यहाँ पर 9.8 पुट कर देंगे, लेकिन ये 9.8 की जो वैल्यू है ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ के लिए वैलिड है. जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते जाते हैं ये वैल्यू कम होती जाती है. तो अब या तो ये तरीका है कि हम पहले
ये g की वैल्यू इस 200 किलोमीटर पर फाइंड करें और फिर उस g की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट करके फिर तो चलो ये फार्मूला लगा लें, लेकिन वो लंबा काम हो जाता है। तो वो यूज दिस फार्मूला प्रेफरेबली, जिसमें स्मॉल g का कोई चक्कर ही नहीं है, उसकी जगह कैपिटल G है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो इसीलिए चूंकि ये g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू स्मॉल g, इसकी वैल्यू वेरिएबल है और हाइट से वेरी करती है, सो प्रेफरेबली हम इस किस्म के न्यूमेरिकल्स में ये ऐसा फार्मूला यूज ही नहीं करते जिसमें ये स्मॉल g आए, क्योंकि हमें हाइट जो है वो काफ़ी ऊपर की दी जाती है, सैटेलाइट अच्छा खासा ऊपर ट्रैवल करता है, तो g की थोड़ी बहुत वैल्यू जो कम होती है वो भी सिग्निफिकेंट होती है और हमारी कैलकुलेशंस को अफेक्ट कर सकती है। सो उसको घुसाते नहीं हम इधर, हम फार्मूला ही ऐसा यूज करते हैं जिसमें एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट चाहे चांद का हो, चाहे किसी चीज का हो, मार्स का हो, हर जगह पे यही वैल्यू हम पुट करेंगे, 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये कैपिटल जी वाली। तो इसीलिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया, ये सेकंड रीजन है ये वाला फार्मूला यूज करने की। सो दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है अ सैटेलाइट ऑर्बिट्स, अगेन ये पूरा का पूरा वही सिनारियो है, बस यहां पर हमें क्या पूछा गया है, टाइम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। अब हम क्या करेंगे, अगेन वही डायग्राम में दोबारा बना लूं, यहां से लेकर इस पॉइंट तक 6600 किलोमीटर का फासला है और वो सैटेलाइट यहां पर ऑर्बिट कर रहा है। सो अगर आपको उस सैटेलाइट की पूरा का पूरा पाथ का डिस्टेंस चाहिए, पूरी सर्कमफेरेंस चाहिए, तो यू विल यूज द फॉर्मूला 2πr। यहाँ पर r की जगह आप 6600 पुट करेंगे किलोमीटर्स में, मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6.6 10⁻6 लिख देंगे। ये आपको पूरा पाथ ऑफ दिस ऑर्बिट बता देगा, ठीक है ना। देन यू विल डिवाइड दिस पाथ ऑफ द ऑर्बिट बाय स्पीड v, जो कि हमने ऊपर क्या कैलकुलेट की है, 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर आप किलोमीटर से मीटर में चेंज ना ही करें, इसमें किलोमीटर मैथ ही पुट कर दें, नीचे भी वैल्यू 7.7 किलोमीटर पर सेकेंड ही पुट करें, तो वो किलोमीटर वाला काम आपस में जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको ये जो जवाब आएगा वो आएगा सेकेंड्स में, राइट, सेकेंड्स में जवाब आएगा। एंड देन यू नीड टू डिवाइड दैट आंसर बाय व्हाट, बाय 60 टू गेट द आंसर इन मिनट्स। तो आप ये ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेंगे, 89 मिनट्स इसका जो है वो अप्रोक्सीमेटली आंसर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द ड्रम ऑफ अ स्पिन ड्रॉयर हैज अ रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इट रोटेट्स एट 600 रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगुलर स्पीड मालूम करें रेडियंस पर सेकंड में। ठीक हो गया, तो कुछ भी नहीं करना, रेडियस की हमें यहाँ पर कोई इतनी खासी जरूरत ही नहीं है, 600 रेवोल्यूशंस पर मिनट हैं, तो इसका मतलब है 600 मल्टीप्लाइड बाय 2π, इतने रेवोल्यूशंस 60 सेकंड्स में है, ठीक है ना, इतने रेडियंस, सॉरी रेवोल्यूशंस को आप जब 2π से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट रेडियंस, तो 600 टाइम्स 2π रेडियंस इन 60 सेकंड्स, तो हम उसको 2π से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड इट बाय 60। तो क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर 600 मल्टीप्लाइड बाय, अगर हम अज्यूम करें पाई की वैल्यू 3.14 की जगह उसको 3 ही ले लें, 3 ले लें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 यहाँ पर तकरीबन 6 हम लगा सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कैलकुलेशन इस तरह से ही आप कर सकते हैं, डेसिमल से जितना ज्यादा हो सके अवॉइड किया करें। ये 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं, 6 से आप 6 कैंसिल कर सकते हैं, आपका आंसर 60 आ रहा है। अब ऑप्शंस में आपने 60 के करीब तरीन वाला ऑप्शन जो कि 62 है, ये थोड़ा सा एरर इसलिए आया है क्योंकि हमने पाई की वैल्यू 3.14 की जगह 3 पुट करके कैलकुलेशन की, थोड़ी सी कम की है, तो हमारा जवाब भी थोड़ा सा कम आएगा। तो हमारा जो अप्रोक्सीमेटली आंसर ऑप्शंस में होगा वो कैलकुलेटेड आंसर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। हमने 60 कैलकुलेट किया, जवाब 62 होगा। तो इस तरह से थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं इन केसेस जब डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए। तो डेसिमल को अवॉइड करने के लिए हम इस किस्म के कभी कभार अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं। आगे भी मुख्तलिफ केसेस में हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। 7 है, अगेन वही का वही सिनारियो है, लेकिन यहाँ पर हमसे चीज एक डिफरेंट पूछ ली गई है। सो हमें यहाँ पर पूछा गया कैलकुलेट फॉर द पॉइंट ऑन द एज ऑफ द ड्रम इट्स लीनियर स्पीड। इस तरह से एक ड्रम था, तो उसके एज के ऊपर एक पॉइंट था, सपोज पॉइंट ए। वो कहता है आप इसकी लीनियर स्पीड मालूम करें, राइट। यहां से यहां तक का फासला क्या है, रेडियस आपको दे दिया गया है, ऊपर वाले क्वेश्चन में यहां पर भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुट करेंगे। ओमेगा आपने ऊपर क्या कैलकुलेट किया, 62 रेडियंस पर सेकंड में, रेडियस आपको दिया गया है 20
सेंटीमीटर, तो इसको 100 पर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 62 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आता है, 2 2 जार 4, 6 2 जार 12 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 12.4 आ गया अप्रोक्सीमेटली। इसके करीब तरीन आंसर 12.5 है। ये जवाब SI यूनिट्स में ही आएगा, मीटर पर सेकंड में। 8th है, अ टॉय ट्रेन मूव्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायामीटर, ये डायामीटर है, रेडियस नहीं है, तो रेडियस इसका हाफ हो जाएगा 0.35 मीटर्स, कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट फॉर दिस ट्रेन द लीनियर स्पीड। तो आपने क्या करना है, 1 रेवोल्यूशन इन 10 सेकेंड, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इतने रेडियंस इन 10 सेकेंड्स। ठीक हो गया। ये हमने इसकी रेडियंस पर सेकेंड में जो है एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। तो फार्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v इज इक्वल टू ओमेगा ये है, इसकी जगह आगे r से मल्टीप्लाई कर दें। r क्या है, रेडियस है 0.35, या इसको मैं लिखूं अगर 35 डिवाइडेड बाय 100, सही हो गया। 2 5 are 10, 5 7 35, 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। अगर मैं यहां पर ये एज्यूम कर लूं अगेन पाई की जगह मैं 3 की वैल्यू पुट कर दूं, तो 3.14 से बचने के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 100 हमारे पास बाकी ये बच गया, तो 7 या क्या आता है 21 आता है, डिवाइडेड बाय 100 0.21 आता है। इसके करीब तरीन आंसर 0.22 है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप यहां पर अब पाई की जगह 3.14 पुट करते काम थोड़ा सा लंबा हो जाना था, तो इस तरह से हमने अप्रोक्सीमेशन करके करीब तरीन आंसर फाइंड कर लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। 9th है, एट एन एयर शो एन एयरक्राफ्ट डाइविंग एट अ स्पीड ऑफ 170 मीटर पर सेकेंड। एक एयरक्राफ्ट है, सपोज मैं उसको एक रेक्टेंगल से शो कर रहा हूं, वो डाइव कर रहा है नीचे की तरफ, और नीचे जब ग्राउंड को करीब पहुंचता है तो वो अचानक से अपना एयरक्राफ्ट का रुख ऊपर की तरफ कर लेता है और एक सर्कुलर सा पाथ हल्का सा फॉलो करके डाइव अप कर लेता है। बॉटम ऑफ द डाइव के ऊपर ये इस आर्क शेप्ड पाथ को फॉलो करता है, राइट। यहाँ पर जो आपको आर्क नजर आ रही है, आपने क्या करना है, इस आर्क शेप्ड पाथ का जो मिनिमम रेडियस है वो कैलकुलेट करना है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है एयरक्राफ्ट की वो 5 टाइम्स द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल से ज्यादा ना हो, राइट। हर एयरक्राफ्ट की एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा नंबर ऑफ जीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। पायलट की भी नेक के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ता है, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जी जो है उतनी ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बर्दाश्त की जा सकती है, अदरवाइज पायलट की जान को खतरा होता है या फिर एयरक्राफ्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। तो ये अगर जितना जल्दी ऊपर उठेगा, छोटा स्टीप टर्न मारेगा, तो ज्यादा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। अगर ये बहुत ही लंबी सी टर्न मारेगा, लेस स्टीप, तो कम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो वो कहता है कि हमें इतना स्टीप, इन दोनों के बीच का ही कोई कर्वेचर चाहिए, इतना कर्वेचर कि उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो वो 5g जितनी ही हो, मैक्सिमम 5g के बराबर हो या 5g से कम हो, उससे ज्यादा ना एक्सीड करे, क्योंकि उससे ज्यादा अगर स्टीप टर्न मारेगा तो हो सकता है कि वो एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा दे। तो हमें लिमिट दे दी गई है कि इतनी ही स्टीप हमें डाइव करनी है। तो आप बताएं ये कितनी स्टीप डाइव है। इस डाइव का ये जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसका रेडियस कैलकुलेट करके दें। यहां पर अगर हम उस सर्कुलर पाथ का अप्रोक्सीमेट सेंटर देख लें, ये मैं उसको एक्सट्रापोलेट कर रहा हूं, तो वो कहते हैं आप ये रेडियस हमें बताएं क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v²/r, आपको रेडियस दे दिया गया है, रेडियस आपने कैलकुलेट करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको दे दी गई है, वो उस तरफ आप उसको डिनोमिनेटर में लेके आ जाएं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह आप 5 टाइम्स g पुट कर दें, राइट। अब आपने क्या करना है, v की जगह 170 का स्क्वायर पुट कर देंगे, नीचे 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 ही पुट करेंगे। इस लेवल के ऊपर आकर आप 5 को 9.8 की जगह 10 पुट करने से जितना हो सके परहेज किया करें। अप्रोक्सीमेट कंडीशन कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको कभी कभार इस किस्म का सिनारियो भी आ सकता है जैसा कि यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पर आप 10 पुट करते हैं ना डेसिमल से बचने के लिए, तो जवाब आपका 578 मीटर्स आता है। और आवाम क्या करती है कि यहाँ पर ए ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती है। मैंने बहुत सारे बच्चों को यही टाइप क्वेश्चन टेस्ट में दिया और हमेशा हर बच्चा इसका ए ऑप्शन ही सिलेक्ट करता है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर 10 की जगह 9.8 पुट कर देना है। यू डोंट नीड टू पुट 10 इन इट। अगर आप 9.8 की जगह 10 पुट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। 9.8 पुट करेंगे तो जवाब ये 588 इस तरह का कुछ आता है, तो वो 590 के ज्यादा करीब है। सो यहाँ पर वी विल सेलेक्ट बी एज द करेक्ट ऑप्शन, नॉट
ए एज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है एट एन एयर शो एन एयरक्राफ्ट, वही सारा का सारा वही क्वेश्चन है, एक्सेप्ट यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, यहाँ पर आपको रिजल्टेंट फोर्स पूछ ली गई है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऊपर आपने क्या कैलकुलेट किया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दी गई थी, वेलोसिटी भी दी गई थी, रेडियस ऑफ द आर्क मालूम किया आपने। अब आपने सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम की करनी है, जबकि आपको पता है कि रेडियस ऑफ द पाथ क्या है। तो कुछ नहीं करना, ऊपर आपने वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला लगाना था, अब आपने एम वी स्क्वायर ओवर आर वाला फार्मूला लगाना है। वी आपको पता है, रेडियस आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिया, एम की जगह आप ये 85 kg पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। 11th है, अब ये भी उसी से रिलेटेड ही है। NASA's 20G सेंट्रीफ्यूग इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग स्पेस इक्विपमेंट एंड इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन और ह्यूमंस। उस सेंट्रीफ्यूग की एक आर्म है जिसका लेंथ है 17.8 मीटर। अब ये आर है जो कि कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट कर रही है और एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है जो कि 20 टाइम्स g है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गई 20g, पहले क्या थी 5g, अब 20g है। तो आप बताएं कैलकुलेट हाउ मैनी टर्न्स द सेंट्रीफ्यूग शुड टेक ईच सेकेंड। ये आपसे क्या पूछ रहा है, ये आपसे एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है इन रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है ना, हाउ मैनी टर्न्स ईच सेकेंड। तो अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना, वही काम करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको 20g दे दी गई है, ये होता है आर ओमेगा स्क्वायर। आर की जगह आपने क्या पुट करना है, ये 17.8 पुट कर देना है। तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जानी चाहिए, ए की जगह आप 20 टाइम्स जी पुट करेंगे। ये जो ओमेगा की वैल्यू जो भी आएगी वो आपको आएगी रेडियंस पर सेकंड में, ठीक हो गया ना। आपने उसको क्या करना है, आपने उस वैल्यू को ओमेगा की जो भी वैल्यू है, सपोज एक्स या वाई आई है, जो भी आई है, एक्स आई है सपोज, उसको 2 पाई पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा रेवोल्यूशंस पर सेकंड में, एंड अप्रोक्सीमेटली वो ए ही आता है, राइट। दिस इज द वे यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है अ कार मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टर्न्स अराउंड अ सर्कुलर कॉर्नर मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर। एस आपको दे दिया गया है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको आर दे दिया गया है 18 मीटर। फाइंड आउट हाउ मच द कार हैज बीन डिस्प्लेस्ड एंगुलरली। आपने थीटा कैलकुलेट करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट दे दी गई, रेडियस दे दिया गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने कैलकुलेट करनी है। तो बोथ इन रेडियंस एंड इन डिग्रीज। सिंपल सी बात है, आपने थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर वाला फार्मूला लगाना है। एस यहाँ पर 36 है, आर यहाँ पर 18 है, तो ये सिंपली 2 रेडियंस ही आ जाएगा, राइट। डिग्रीज में कैलकुलेट करना है तो एक रेडियन में तकरीबन 57 डिग्रीज होती हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 57 से तो क्या आता है 114 डिग्रीज आ जाएंगी। सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ हैज द सेम सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ। अब ऐसा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का आपस में रिलेशन है ये। अब ये कहां से आया, ये यहां से आया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है। आपने क्या करना है, इसको रेडियस से मल्टीप्लाई भी कर दें, रेडियस से डिवाइड भी कर दें, तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एम वी स्क्वायर ओवर आर मल्टीप्लाइड बाय 1/r मल्टीप्लाइड बाय आर। ये इसको हमने मिला के लिख दिया एम वी स्क्वायर ओवर आर को, और बाकी सारा का सारा ये और ये सेपरेट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर की जगह सेंट्रीपिटल फोर्स लिख सकता हूं मैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय आर डिवाइडेड बाय 2 हो गया। या आई कैन राइट एट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय आर। यहां से ये फार्मूला हमने डिराइव किया है। तो इतनी लंबी ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको ये डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। इस सारे को इसलिए मैं मिटा रहा हूँ। तो ये है फार्मूला, ये रिलेशन है बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी का। अब आपको उसने कंडीशन क्या दी है, वो ये दी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, यानी कि उसने कहा है F इज इक्वल टू के ई। तो आप अगर इस के ई को हटा के इसकी जगह F लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर कंडीशन में, राइट। F से F हो जाएगा कैंसिल, बाकी इक्वेशन बचेगी ये। R को उधर ले जाएं तो R विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है इस तरह कि उस पर एक्ट करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो इसका मतलब है कि वो जिस पाथ में रोटेट कर रहा है उस रेडियस का, उस पाथ का रेडियस 2 मीटर होगा। 2 मीटर से लंबे रेडियस में आप घुमाएं किसी ऑब्जेक्ट को
तो किसी भी वेलोसिटी पर सेट करने पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतनी ही हो जितनी काइनेटिक एनर्जी हो। 2 मीटर से छोटे पाथ में भी ऑब्जेक्ट को घुमाएंगे तब भी कोई ऐसी सेटिंग, कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, किसी वेलोसिटी पर ऐसे सेट करके आप नहीं कैलकुलेट कर सकते कि हाँ इस स्पीड पर घुमाएंगे तो 2 मीटर से छोटे रेडियस पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो। नहीं है पॉसिबल। 2 मीटर के रेडियस के ऊपर ही उस ऑब्जेक्ट की सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी बराबर हो सकती है। 14th है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस दिस हैज इट्स मोमेंटम इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर मोमेंटम और सेंट्रीपिटल फोर्स का आपस में रिलेशन, अब आपने अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स वाला फॉर्मूला उठा लेना है, उसको इस तरह से मैनिपुलेट कर लेना है। एम वी की जगह मैं मोमेंटम लिख रहा हूं, पी वी इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन बन गया है सेंट्रीपिटल फोर्स का और किसका, मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। ये भी डेरिवेशन आपने करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब वो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मोमेंटम, तो ये एफ सी को काट के मैं पी लिख सकता हूं, ये पी से मैं पी कैंसिल कर सकता हूं, तो ये मेरे पास इक्वेशन बच जाती है जिसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि v इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 1 मीटर दी हुई है, तो इसको मैं 1 लिख सकता हूं। तो वेलोसिटी की उसकी क्या होनी चाहिए, 1 मीटर पर सेकंड। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कि उसका मोमेंटम भी उतना ही है जितनी उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट को चाहिए कि वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से घूमे। अगर जिस पाथ में वो घूम रहा है तो रेडियस उसका 1 मीटर है। अगर वो 2 मीटर वाले रेडियस में घूम रहा है तो v इज इक्वल टू आर है ना इस केस में, तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही घूमेगा। अगर वो 3 मीटर वाले रेडियस में घूम रहा है तो 3 मीटर से ही घूमेगा। ठीक है ना, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 15th है which one of the following does not remain constant during uniform circular motion in a horizontal circle in a constant height at a constant height around a fixed axis। अब आप देखें, मैं यहां पर एक ये बना रहा हूं, ये सपोज ये ग्राउंड है और ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कल में इधर घूम रहा है, ये उसकी एक्सिस है, फिक्स्ड एक्सिस है, और इस हॉरिजॉन्टल सर्कल का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ग्राउंड दैट इज फिक्स्ड, वो हाइट है। तो फिक्स्ड हाइट, कांस्टेंट हाइट, फिक्स्ड एक्सिस, ठीक हो गया, दोनों हमने बना ली। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इस तरह से ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर या यूसीएम का मतलब है कि उसकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ओमेगा भी उसका कांस्टेंट है, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, उसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। समझ आ रही है ना, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है ना, तो अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, उसका ये स्पीड कांस्टेंट है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सी कांस्टेंट नहीं है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर उसने पूछा कि कौन सी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, बी में है पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट चूंकि फिक्स्ड है ना, वो इस हाइट से ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट ही होगी। ये क्वेश्चन भी नहीं लगा सकते। एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, हमने अभी यहां पर कहा एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। लीनियर वेलोसिटी, अब ये लीनियर वेलोसिटी है, यहां पर मैं दोबारा लीनियर वेलोसिटी, अब मैं वेक्टर बना रहा हूं, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ऊपर मैंने ये v बनाया था, ये मैंने स्केलर बनाया था, ये स्पीड थी, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर मोमेंटम का वेक्टर बनाया जाए तो वो भी मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सारी वेक्टर क्वांटिटीज जो जो उस डायरेक्शन पर डिपेंडेंट है वो चेंज ही होंगी। हाँ, ये बात है कि अगर आप यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर, अल्फा के ऊपर यहाँ पर एरो लगा दें, ये स्टिल 0 है क्योंकि फिक्स्ड एक्सिस है, ये फिर भी कांस्टेंट ही है, 0 है, मुसलसल एक ही डायरेक्शन में ही है। अगर ओमेगा को भी आप वेक्टर कंसीडर करें, फॉर स्मॉल एंगल्स ओमेगा वेक्टर भी होता है कभी कभार, तो वो भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सिस फिक्स्ड है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ही रहनी है, उसने चेंज नहीं होना।
तो जब भी सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं और हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है विद फिक्स्ड एक्सिस, तो जो एंगुलर वेरिएबल्स होते हैं, अल्फा हो गया, ओमेगा हो गया, थीटा हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सारे कांस्टेंट रहते हैं। उनकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहती है, उनकी वैल्यूज भी कांस्टेंट रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो लीनियर वाली क्वांटिटीज हैं, इनका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन चूंकि हर वक्त चेंज होती रहती है, तो इनको हम नहीं कहते कि ये क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं। तो इस केस में इसीलिए हम एक लीनियर क्वांटिटी ही सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि डी ऑप्शन में है। सो दिस क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 16th है, बॉडी का मास m है, वेलोसिटी v है, रेडियस r है, फ्रीक्वेंसी f है। सेंटीपिटल फोर्स Fc का फार्मूला बनाएं। तो कुछ नहीं करना, सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर r, या सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर, या सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr 2 पाई f का स्क्वायर, या सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mr 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर, और ये बी ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर mr। तो फार्मूला मैनिपुलेट करना था, सिंपली कुछ भी नहीं करना था इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट है इन द इक्वेशन a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। अब ये वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, a इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। आप ये जो फार्मूला पढ़ते हैं a इज इक्वल टू r अल्फा, ये स्केलर वाला होता है, इसमें वेक्टर्स नहीं होते। जब अल्फा क्रॉस r आप वेक्टर वाला लिखेंगे तो अल्फा को पहले लिखेंगे, r को बाद में लिखेंगे। वो एक क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। तो वो कहता है इस केस में 90 डिग्री एंगल किन चीज़ों के बीच में है। तो याद रखें, अगर ये सर्कुलर मोशन है, ऑब्जेक्ट का ये एक्सिस है, तो उसकी जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर मूव कर रहा है तो अलोंग द टेंजेंट उसकी v की डायरेक्शन होगी। और ये जो r वेक्टर होता है, रेडियस वाला वेक्टर, रेडियल वेक्टर, जो हमेशा सेंटर से टूवर्ड्स द पेरिफेरी डायरेक्टेड होता है, ठीक है ना। इस तरह से ये r का वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो अब आप देखें, ये तीनों चीजें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अल्फा ऊपर की तरफ है, एक तरफ v है, एक तरफ r है, तो आपस में ये सारी की सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होती हैं। सही हो गया। तो तीनों की तीनों क्वांटिटी आपस में 90 डिग्री के एंगल के ऊपर ओरिएंटेड है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 18th है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन 6 मिनट्स। मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक क्या होती है कि वो 12 से स्टार्ट होती है, पूरा सर्कुलर पाथ यहाँ से यहाँ तक आके ख़त्म करती है। कितने टाइम में? 60 मिनट्स में। तो इट विल कवर, इसकी अगर हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है कि 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। 2 पाई का मतलब पूरी की पूरी रेवोल्यूशन कितने टाइम में कैलकुलेट, कितने टाइम में वो मूव करती है। सो पूरी रेवोल्यूशन ये कवर करती है इन 60 मिनट्स, या 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। तो अब ये है एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड की, ये किस में है? रेडियंस पर सेकंड में है। आपको कैलकुलेट करनी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो थीटा जो होगा वो बराबर होगा ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी के। एस इज इक्वल टू वी टी, जिस तरह लीनियर में होता है तो यहाँ पर उस तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। ओमेगा की जगह आप ये सारी ओमेगा की बड़ी सारी वैल्यू पुट कर दें, और टाइम टेकन क्या है? 6 मिनट्स। 6 मल्टीप्लाइड बाय 60 में कर रहा हूँ ताकि सेकंड्स में आ जाए। ये एक 60 से एक 60 कैंसिल, ये इस 6 से ये 10 आ गया, ये 2 यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो ये आ गया पाई बाय 5 रेडियंस। हमें चाहिए डिग्रीज में, तो डिग्रीज में कैलकुलेट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 180 बाय पाई। पाई से आप पाई कैंसिल कर सकते हैं, 5 3 आर 15 और 5 6 आर 30, तो थीटा विल बी इक्वल टू 36 डिग्रीज। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th है, कीपिंग द पीरियड ऑफ वन राउंड मोशन p कांस्टेंट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज डबल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी व्हाट। अब अगेन ये भी बहुत सारे बच्चों ने इसको, जहां मैंने ये क्वेश्चन दिया, हमेशा बच्चों ने इसका जो है जवाब ये सोच के लगाया है कि जी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है ये, इससे हमें पता चलता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अगर हम रेडियस डबल कर देंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगी हाफ। तो वो बी ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाते हैं, जो कि गलत होता है।
प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे ये नहीं देखते कि क्या चीज कांस्टेंट रखी जा रही है, क्या चीज वेरिएबल है। उन्होंने यहाँ पर टी कांस्टेंट रखा हुआ है। अब आप इस फार्मूले में बताएं, इस फार्मूले में टी किधर है? इस फार्मूले में टी है ही नहीं, तो कांस्टेंट क्या रखेंगे? तो आपने देखना है कि हमेशा ऐसा फार्मूला दिया जाए जिसमें जो चीज कांस्टेंट रख रहे हैं वो भी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना। तो फार्मूला अभी हमने ऊपर एक डिराइव किया था फ्रीक्वेंसी वाला, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एम आर, अगर आपको याद हो तो अभी भी करके आए हैं। इसमें अगर हम f की जगह 1/t पुट कर दें तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, 4 पाई स्क्वायर एम आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। अब इस फार्मूले में सेंटीपिटल फोर्स भी है, टाइम भी है, रेडियस भी है। अब इधर आप टाइम को कांस्टेंट रखें, पाई वैसे कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो यू विल सी दैट सेंटीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इन दिस केस व्हेन टाइम पीरियड इज केप्ट कांस्टेंट। इस वाले फार्मूले में ये जो पहले आपने किया है, यहां पर आप मास और वेलोसिटी को कांस्टेंट रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सेंटीपिटल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो उन वेरिएबल्स के कांस्टेंट होने से है। यहां पर अगर आपको टाइम कांस्टेंट रखने का कहा गया है तो यू नीड टू फाइंड दैट रिलेशन जिसमें टाइम हो भी, ताकि उसको कांस्टेंट रख के बाकी दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन देखा जा सके। तो टाइम आप यहां पर कांस्टेंट रख लें। अब सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस डबल करेंगे तो सेंटीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। अ व्हील रोटेटिंग विद एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर विद कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड, तो उसमें क्या क्या होगा? एंगुलर स्पीड अगर इंक्रीज कर रही है, सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप अपने क्लियर कर लें। ये है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये एक्सिस की डायरेक्शन है, ओमेगा थीटा और अल्फा की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस होती है। इन सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं एक्सियल क्वांटिटीज, यानी एक्सियल एक्सेलरेशन, एक्सियल डिस्प्लेसमेंट या एक्सियल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, उसका मोमेंटम भी इस तरफ ही है, उसका जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस तरफ है। इन सारी क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंजेंशियल क्वांटिटीज। अगर एक्सेलरेशन है टेंजेंट के अलोंग तो वो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर आ जाएगी, ए टी से हम उसको शो करते हैं। ये सारी की सारी टेंजेंट के अलोंग है। तीसरी क्वांटिटीज होती हैं जो होती हैं रेडियल क्वांटिटीज, जिनकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर। इसमें कौन सी आ जाती हैं? इसमें यही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स आ जाती है। ये है रेडियल क्वांटिटीज। इस चीज को पल्ले बांध रहे हैं। अब उसके बाद हम आगे आते हैं। अब यहां पर क्या है कि कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड, ये ओमेगा वो कहता है कॉन्स्टेंटली इसका इंक्रीज हो रहा है। ओमेगा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो v भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो ये v भी इंक्रीज हो रहा होगा। ये v किधर है? ये ओमेगा इधर हो गया, v टेंजेंशियल वाले खाते में हो गया, ठीक है ना। अब v टेंजेंशियल वेलोसिटी जब चेंज होती है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। इसका मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, नॉन जीरो है। तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रेजेंट होगी। इसी ऑब्जेक्ट में एक्सियल एक्सेलरेशन अल्फा या एंगुलर एक्सेलरेशन भी प्रेजेंट होगी, क्योंकि ओमेगा चेंज हो रहा है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। तो अब ये तो हमने देख लिया कि ये चार क्वांटिटीज इसमें हैं ही हैं। अब रेडियल वाली बात पे आ जाएं। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन तो होगी ही ना, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी। अब आपने ये चीज, चार चीजें, पांच चीजें स्टैब्लिश कर ली कि इस ऑब्जेक्ट का ओमेगा इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी इसकी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यानी कि वो जीरो नहीं है। एंगुलर यानी कि एक्सियल भी है, वो भी जीरो नहीं है। सेंट्रीपिटल या रेडियल भी है, वो भी जीरो नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है। अब ऑप्शंस पे आ जाए। ऑप्शन ए है इट हैज रेडियल वेलोसिटी, ठीक है। रेडियल वेलोसिटी तो नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। रेडियस के अलोंग तो कोई भी वेलोसिटी नहीं होती ना, वेलोसिटी या तो एंगुलर है या फिर टेंजेंशियल है। तो ये बात ही गलत हो गई। पहला ऑप्शन हमने यहीं पे कैंसिल कर दिया। दूसरा ऑप्शन है टेंजेंशियल वेलोसिटी, यानी कि ये v, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इसके अंदर है।
एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने देखा है टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। ये ऑप्शन ठीक हो सकता है लेकिन इनकम्प्लीट है क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं। हम अगले ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। सी ऑप्शन है, इट हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है। ये ऑप्शन भी ठीक हो सकता है लेकिन ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि सारी चीजें नहीं बता रहा। डी ऑप्शन है, इट हैज टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है लेकिन इसकी एक्सेलरेशन के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, यानी एक्सेलरेशन यहां पर टेंजेंशियल भी होगी, एक्सेलरेशन यहां पर रेडियल और ये एंगुलर भी होगी। तो एक्सेलरेशन दोनों कंपोनेंट्स में होगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो एग्जिस्ट करती होगी। तो डी ऑप्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करता है, ऑल्दो कंप्लीटली डी ऑप्शन भी कवर नहीं करता। सो यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन, और मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इस केस में डी ही है, राइट। अब आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम इज सीन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हेन द पार्टिकल हैज गॉन थ्रू व्हाट। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए के ऊपर था, उसका मोमेंटम इस तरफ था। ऑब्जेक्ट पॉइंट बी के ऊपर आ गया, उसका मोमेंटम अब इस तरफ डायरेक्टेड है। फिर ऑब्जेक्ट पॉइंट सी के ऊपर आ गया, अब उसका मोमेंटम डाउनवर्ड्स डायरेक्टेड है। तो आप देखें पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचते हुए उसका मोमेंटम जो है टोटली ऑपोजिट हो गया है। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस पी है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, प्लस पी है। तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या आ जाएगा, -2p आ जाएगा। ये मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम है, राइट। ए से बी तक उतना चेंज इन मोमेंटम नहीं है जितना ए से सी तक है। ए से वापस दोबारा ए पर आ जाएगा तो फिर दोबारा उसका मोमेंटम वही सेम हो जाएगा, तो उस केस में चेंज इन मोमेंटम फिर हम जीरो कंसीडर करेंगे। तो मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तब होता है जब पार्टिकल 180 डिग्री का जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल तरीका कि हमने इस तरह से अंदाजा लगा के कर लिया। इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है, डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 2p, जो कि मोमेंटम है। इसके लिए जरूरी है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जिसमें मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहे, इसलिए तभी हम यहाँ पर एक ही p की वैल्यू पुट कर पाएंगे। अदरवाइज तो हर अगर इंस्टेंट पर चेंज है, मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, राइट। तो हम यहाँ पर p की वैल्यू एक ही पुट कर पाएंगे, 2p sin θ/2, whereas थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड। अब आपको अगर कहा जाए कि ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट, सपोज ये पॉइंट एक्स तक पहुंचा है और यहाँ तक उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है, और आप बताएं यहाँ पर मोमेंटम था इस डायरेक्शन में, तो आप ये पॉइंट ए और पॉइंट एक्स के दरमियान चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करके दें तो आप ये फार्मूला लगाएंगे और आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली इसको जो है वेक्टर फार्मूले से जो है हल किया जाता है, हेड टू टेल रख के ना, इस तरह से आप फिर ये कर लेते हैं। लेकिन हेड टू टेल रूल चूंकि इतना फिजिबल नहीं है, उसमें लंबा टाइम लगता है, स्केल होता है वो, एरोज का लेंथ आप थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा छोटा कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें सिर्फ एक किस्म का यूँ समझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए, तो हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पुट करते हैं और हमें चेंज इन मोमेंटम मिल जाता है। तो अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर थीटा की जगह पुट करें 180, तो साइन θ/2 क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। तो ये डेल्टा पी क्या है, 2 टाइम्स मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास। ये मैक्सिमम चेंज इन मोमेंटम है। इसके अलावा थीटा की कोई और वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर 1 की जगह कुछ ना कुछ जो है 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, और ये 2p से जवाब थोड़ा ही आना है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम मैक्सिमम तभी है जब यहाँ पर साइन वाली क्वांटिटी की जगह 1 आए, और वो तभी आता है जब थीटा आप 180 लेते हैं, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जब पूरी की पूरी, जब वो क्वार्टर सेमी सर्कल कंप्लीट कर चुका होता है, तब जो मोमेंटम का चेंज है वो मैक्सिमम है। सो द चेंज इन मोमेंटम इज मैक्सिमम व्हेन द पार्टिकल हैज गॉन थ्रू सेमी सर्कल। 22 है, बाय हाउ मच एंगल अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन शुड मूव। अब एंगल पूछ लिया है, टू हैव अ चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी v। अब यहाँ पर जिस तरह मोमेंटम का फार्मूला था डेल्टा p वाला, वैसा ही डेल्टा v का भी फार्मूला होता है 2v sin θ/2, राइट। तो अब आप उसने हमें
कंडीशन दे दी है कि चेंज इन वेलोसिटी बराबर है टेंजेंशियल वेलोसिटी के, तो आप यहाँ पर डेल्टा वी की जगह वी पुट कर दें। अब आपको थीटा कैलकुलेट करना है। वी से वी कर दें कैंसिल, 2 उधर जाकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी जे। ठीक हो गया। थीटा बाय 2 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 30 डिग्रीज होता है। थीटा विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो कि 60 डिग्रीज के बराबर है। तो ऑब्जेक्ट अगर 60 डिग्रीज तक मूव कर जाए तो इसका मतलब है कि उसका जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो बराबर होगा उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी के, जिससे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। सो 22 का ए करेक्ट ऑप्शन है। 23 है अ बॉडी वेइंग 1 kg मूव्स थ्रू, ये एंगल दे दिया गया है आपको, मास दे दिया गया है, चेंज इन मोमेंटम मालूम करें आप, तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे आप, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2p साइन थीटा बाई 2। अब ये देखें 2π/3 रेडियन है, 2π पूरा का पूरा सर्कल होता है, तो 2π/3 का मतलब है कि इस पूरे के पूरे सर्कल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, 120, 120 एंड 120। तो 2π/3 रेडियन का मतलब है 120 डिग्री। सो साइन थीटा बाई 2 होता है, साइन 120/2 लिख रहे हैं हम, या मतलब है यह हो गया कि साइन 60 हो गया यहाँ पर, राइट। साइन 60 की वैल्यू अगर आपने वो टेबल याद की हो तो आपको पता होगा कि 2p मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर रूट बाय 2 हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। साइन 60 जो होता है वो 0.8660 के बराबर होता है, या 3 स्क्वायर रूट बाय 2 के। 2 से आप 2 कैंसिल कर दें तो डेल्टा p बराबर होगा 3 स्क्वायर रूट टाइम्स p। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 24 है when a rotating body speeds up the angle between its angular velocity and when a rotating body speeds up the angle between its angular velocity and angular acceleration is what। अगर कोई रोटेटिंग बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका ओमेगा भी एक्सिस के अलोंग होगा और उसका जो अल्फा है वो भी एक्सिस के अलोंग होगा, यानी कि ओमेगा और अल्फा के दरमियान एंगल जो है वो क्या होगा, 0 डिग्रीज का होगा, पैरेलल होंगे। जब कभी ऐसा केस होता है कि बॉडी स्लो डाउन कर रही है, उस केस में क्या होता है कि ओमेगा जिस तरफ होता है अल्फा उसके ऑपोजिट होता है, तो ओमेगा और अल्फा उस केस में एंटी पैरेलल होते हैं। तो बॉडी जब स्पीड अप कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल 0 होगा। अगर यहां पर होता कि बॉडी स्लो डाउन कर रही है तो तब हम 180 डिग्रीज लिखते। 25 है a wheel of radius r moves through 30 degrees, any point on its rim will move through a distance what। तो s इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाएं। 30 डिग्रीज का मतलब है 30 डिग्रीज बेसिकली ये अगर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है तो ये हो गया पाई, और 180 पाई के बराबर है 60, 60 एंड 60, 60, 60 एंड 60, ये एक 60 उस पाई का थर्ड है तो ये पाई ओवर 3 हो गया। फिर इसको मजीद अगर आप डिवाइड कर दे 60 को तो आ जाएगा 30 एंड 30, तो ये पाई बाय 3 की बजाय पाई बाय 6 हो जाएगा। तो 30 डिग्रीज का मतलब है पाई बाय 6 रेडियंस, या आप सिंपली कैलकुलेट कर लें उसको कन्वर्जन के थ्रू। खैर यहाँ पर हम रेडियन वाला वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस r है, थीटा की जगह हम पाई बाय 6 पुट कर देंगे, तो s बराबर होगा पाई r बाय 6 या r बाय या पाई बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय r या r बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई, वट एवर। यहाँ पर b में r बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय पाई लिखा हुआ है। 26 है डिस्प्लेसमेंट आप मालूम करें व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 3/4 ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। सर्कल दे दिया गया है जिसका रेडियस 16 मीटर है और आपको कहा गया है कि वो ऑब्जेक्ट उस सर्कल का 3/4 मूव कर गया है, तो कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। अब यहाँ पर ये बात याद रखें, डिस्प्लेसमेंट पूछी हुई है आपसे। अब यहाँ पर भी बहुत सारे जो बच्चे थे उन्होंने इसका जवाब गलत लगा दिया ये सोच के कि ये है सर्कल और ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये उसका सेंटर है सर्कल का O, ऑब्जेक्ट ने 3/4 पाथ कंप्लीट कर लिया, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है ना। ये यहाँ तक क्वार्टर हो गया, ये हो गया हाफ सेमी सर्कल, ये हो गया 3/4, तो ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँच गया है। तो वो क्या करते हैं, आपको रेडियस दिया गया है, वो क्या करते हैं टोटल सर्कमफेरेंस मालूम करते हैं 2πr के थ्रू और उसको डिवाइड कर देते हैं 4 के ऊपर।
तो हमें ये 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस मिल जाता है। तो वो कहता है ऑब्जेक्ट ने चूंकि 3/4 मालूम कर लिए हैं तो फिर वो उस 2πr डिवाइडेड बाई 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जवाब आ जाता है कोई और ऐसा जो कि इस ऑप्शन में है, और वो जवाब होता है गलत। लेकिन चूंकि वो ऑप्शन में होता है तो बंदे को वैलिडेशन मिल जाती है, बंदा कहते हैं हाँ मैंने जवाब जो निकाला है वो ऑप्शन में है, वो ठीक कर देता है और जवाब आ जाता है उसका, सवाल हो जाता है उसका गलत। तो याद रखें आपने यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस मालूम नहीं करना, ये डिस्टेंस है। हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट बी तक सपोज यहाँ तक आकर रुक गया है, डिस्प्लेसमेंट उसका ये है। आपने ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस नहीं कैलकुलेट करना। तो ये वाला जो तरीका है ये आपका हो गया है गलत, इसको नहीं यूज करना। अब यहाँ पर एक क्या बन गई है, ट्रायंगल सी बन गई है। इस ट्रायंगल को मैं साइड पर थोड़ा सा बड़ा करके बना दूं इस तरह से। ये भी रेडियस के बराबर है 16 मीटर, ये वाली साइड भी इसकी रेडियस के बराबर है 16 मीटर। ये वाली साइड आपने कैलकुलेट करनी है। सिंपल आप पाइथागोरियन थ्योरम लगा दें, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, आपके पास 22.6 मीटर जिसका जवाब आएगा। तो केयरफुली पढ़ा करें। जो स्टेटमेंट कभी कभार बहुत छोटी छोटी स्टेटमेंट्स होती हैं तो बंदे को लगता है कि ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल होगा, जल्दी हल हो जाएगा, लेकिन वही सवाल फिर कभी कभार मुश्किल होता है। 27th है, अ व्हील ऑफ रेडियस 2 मीटर मूव्स थ्रू 114 डिग्रीज, टेंजेंशियल डिस्टेंस आप कैलकुलेट करें। तो कुछ नहीं करना, एस इज इक्वल टू आर थीटा। अब 114 डिग्रीज है, यहाँ पर परेशान नहीं हो जाना कि कैलकुलेटर तो है नहीं और ये एंगल भी कोई अजीब सा दे दिया है, इसको कैसे मैं कन्वर्ट करूँ रेडियन में, क्योंकि इस फार्मूले में तो रेडियन लगता है। तो 114, थोड़ा सा अकल को हाथ मारें, 114 जो है वो 57 का ट्वाइस होता है। 57 डिग्रीज 1 रेडियन के बराबर होती है, तो ये तकरीबन 114 डिग्रीज 2 रेडियंस के बराबर हो गई। तो आपने थीटा की जगह 2 पुट कर देना है, आर की जगह भी 2 पुट कर देना है, एस बराबर हो जाएगा 4। ठीक हो गया, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 28th है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स एफ ड्यूरिंग हाफ रेवोल्यूशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी 2 टाइम्स आर है। ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर पहुँच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, यहाँ से यहाँ तक अगर रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, राइट। तो आप बताएं कि वर्क डन कितना है। तो याद रखें वर्क डन, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इसलिए 0 है कि ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर रुक जाता है। तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, वर्क डन बराबर होता है एफ डी, डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क भी इसीलिए, दिस इज द रीजन के वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 0 होता है। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट है तो आप ये एमसीक्यू कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो केस दिया गया है वो है सेमी सर्कल का। तो आप कहेंगे अब ये ऑब्जेक्ट चूंकि सेमी सर्कल में मूव कर रहा है तो अब तो वो जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर वापस नहीं आया, अब तो इसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, डिस्प्लेसमेंट 2r है, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और जवाब सेलेक्ट कर लेंगे इनमें से एक, और फिर वो सवाल हो जाएगा गलत। फिर आप बाद में फिर कहेंगे कि मेरे नंबर क्यों नहीं आए, तो वो इसीलिए क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बेसिक बनाया ही नहीं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 नॉट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कल इज 0 बट बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हो, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है। अब चाहे वो हाफ सर्कल मूव करे, क्वार्टर सर्कल मूव करे, डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की चूंकि हमेशा 90 डिग्री पर ओरिएंटेड है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल ऑलवेज बी 0। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर भी चाहे वो हाफ रेवोल्यूशन ही उसने कंप्लीट की है, वर्क डन स्टिल 0 होगा। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A body in uniform circular motion will have angular velocity, linear velocity and linear acceleration as follows. एंगुलर वेलोसिटी का सिंपल फार्मूला होता है 2π/t। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, बाकी 3 ऑप्शन कंसीडर करेंगे हम। v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, r मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की जगह 2π/t लिख दें तो 2πr/t हो जाएगा। डी ऑप्शन रूल आउट हो गया, बाकी बी और सी में से एक सेलेक्ट करना है अब हमने। और क्या पूछा है तीसरा, लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होती है r ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें 2π/t इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4π²r² अब सी ऑप्शन भी रूल आउट हो गया, तो बाकी बचा बी। ठीक हो गया ना, सॉरी बी ऑप्शन रूल आउट हो गया तो बाकी बचा सी। ये हो गया इसका जो है हमारे पास जवाब। इसको मल्टीप्लाइड बाय आर भी करना है, सॉरी 2π² और एक आएगा, दो नहीं आएंगे, तो 4π² डिवाइडेड बाय टी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिवाइडेड बाय t²। तो ए ऑप्शन तो वैसे हमने पहले रूल आउट कर दिया, डी ऑप्शन में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गलत थी और बी ऑप्शन में ये एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो गलत थी। डी ऑप्शन में लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू गलत थी, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 है, अ रिजिड बॉडी हैज ऑल द पार्टिकल्स इन इट मूविंग विद द सेम व्हाट। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसके यहाँ पर कोई पार्टिकल m1 है, यहाँ पर कोई पार्टिकल m2 है, कोई पार्टिकल बिल्कुल सेंटर के करीब है m3 है, कोई पार्टिकल बिल्कुल एज के ऊपर है m4 है। तो जितने भी पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेज हैं, हम अज्यूम करते हैं कि सारे पार्टिकल्स के मासेज इक्वल ही हैं, तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स अगर सेम अल्फा के साथ मूव कर रहे हैं, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन है उनकी, तो तब हम कहते हैं कि वो बॉडी रिजिड बॉडी है। ठीक हो गया ना, और ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम ही होती है। ठीक है ना, अगर एक ये वाला मास 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में पूरी कर रहा है, तो दूसरा मास जो बिल्कुल दूर है सेंटर से, वो भी 2 रेवोल्यूशन 1 सेकंड में पूरी करेगा। दोनों की एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगी इन केस अगर हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो सारे पार्टिकल्स एंगुलरली एक्सेलरेट होंगे तो सारों की एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होगी। लेकिन अब प्रॉब्लम एक बात यह है, ओमेगा सेम है, v इज टू आर ओमेगा, तो v इज आर ओमेगा जब आप पुट करते हैं तो r चूंकि हर मास का डिफरेंट है, कोई मास बिल्कुल करीब है इसका r और होगा, इसका r डिफरेंट है, इसका r थोड़ा सा ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा r इसका है। तो r चूंकि वेरिएबल है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की डिफरेंट होती है। सो लीनियर वेलोसिटी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, जो उसने हमें बताया, पूछा है कि सेम क्या चीज़ होती है। दूसरी बात आ गई टॉर्क की। टॉर्क ऑन एनी पार्टिकल इज गिवन बाय आई अल्फा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब ऑल्दो अल्फा कांस्टेंट होती है, लेकिन आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हर पार्टिकल का डिफरेंट होता है, क्योंकि आई इज गिवन बाय mr²। मास चलो हमने अज्यूम कर लिया सबके मासेस सेम है, लेकिन ये जो r की वैल्यू है ना, ये r की वैल्यू अगेन यहाँ पर प्रॉब्लम करती है, जिसकी वजह से हर मास का, इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा, इसका और होगा, तो सबकी ये आई वैल्यू डिफरेंट है, तो इसीलिए टॉर्क भी सबका डिफरेंट होगा, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। एंगुलर एक्सेलरेशन हालांकि जो है वो सेम ही रहेगी सबकी, तो इसीलिए हम बी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, बी विल बी द